हेलो स्टूडेंट्स, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, बेसिक कंसेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस टॉपिक में हमें बहुत सारे कंसेप्चुअल पॉइंट्स सीखने पड़ते हैं। और जैसे जैसे हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं बहुत डिफ़िकल्ट कंसेप्ट सामने आते हैं, और यदि हम डायरेक्ट उन कंसेप्ट्स पे आते हैं तो हमें टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है। तो इस वीडियो में हम उन बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो पूरे जीओसी को कंट्रोल करता है। मतलब यदि ये बेसिक पॉइंट्स हमें समझ में आ जाते हैं तो पूरा जीओसी बिल्कुल ईजी हो जाता है। किसी भी मैकेनिज्म को, किसी भी कंसेप्चुअल पॉइंट को आगे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो ये वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जीओसी की स्टार्टिंग में ही पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करें हम चार्ज के बारे में। अब चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इस बारे में मुझे बात नहीं करनी, ये बेसिक सा इन्फॉर्मेशन हमें बचपन से मालूम है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि चार्ज दो टाइप का है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। लेकिन जब भी हम पूरे सिलेबस में किसी भी एटम या किसी भी स्पीसीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखेंगे तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में क्या आएगा? हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि जो लिखा हुआ स्पीसीज़ है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और यदि किसी एटम या स्पीसीज़ पे, स्ट्रक्चर पे नेगेटिव चार्ज है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि दैट स्ट्रक्चर इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रिच। ये हमें कहीं लिखना नहीं पड़ेगा, ये हमारे थॉट्स हैं जो आगे के कंसेप्ट्स को डेवलप करने में हेल्प करेंगे। तो यदि मुझे पॉजिटिव चार्ज दिखा तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो फिर ये मुझे हमेशा याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट विल ऑलवेज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन रिच ऑलवेज विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है कि जब मैं किसी स्ट्रक्चर को देखूंगा तो उसी पॉइंट पर मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि ये मैकेनिज्म के नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाला है। प्लस चार्ज दिखा, दिमाग में आया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो मेरे दिमाग में पहले से आ जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। मुझे नेगेटिव चार्ज दिखा, मतलब दिमाग में आया इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच होने का मतलब ये कन्फर्म है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो हम मैकेनिज्म में वैसे ही फॉलो करेंगे और मैकेनिज्म लिखना इजी हो जाता है। मैकेनिज्म का डायरेक्शन हमें मालूम चल जाता है। अब जब हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे कि डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या रिच डोनेट करेगा, तब हमें प्रोडक्ट में एरो की राइट साइड में क्या लिखना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ चार्ज स्केल यूज़ करो। वैसे एक्चुअल लॉजिक जो है लिखने का वो भी हम इसके बाद डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सबसे आसान होता है ये चार्ज स्केल। चार्ज स्केल में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर ये है जीरो। जीरो का मतलब मैं बोल रहा हूँ न्यूट्रल है ये। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो डायरेक्शन देखो क्या लिखा हुआ है, ये डायरेक्शन जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन गेन करने का डायरेक्शन है। अब इसको यूज़ कैसे करना, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आगे जीओसी में देखना सारे के सारे मैकेनिज्म हम इसी बेसिस पर लिखा करेंगे। जैसे मुझे कभी नेगेटिव चार्ज किसी एटम पर दिखा, मेरे दिमाग में आया कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब यदि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो प्रोडक्ट में वो कैसा लिखा जाएगा? तो यदि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तब वो कहाँ पे पहुँचेगा? जीरो पे, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा वो। देखो, एक बार ये लग सकता है कि नेगेटिवली चार्ज पहले इलेक्ट्रॉन रिच था, यदि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो नहीं। देखो, इसलिए मैंने डबल एरो लगाए हैं। ये दो डिफरेंट प्रोसेस हैं कि नेगेटिव चार्ज यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सबसे पहले न्यूट्रल बनेगा। हाँ, यदि एक बार और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तब न्यूट्रल बनने के बाद उस पर तब क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव से यदि पॉजिटिवली चार्ज बनाना है तो दो बार इलेक्ट्रॉन डोनेट कराना पड़ेगा। सेम फॉर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यदि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिवली चार्ज नहीं हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज यदि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सबसे पहले बनेगा न्यूट्रल। हाँ, न्यूट्रल होने के बाद यदि एक बार और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब जाकर उस पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट में हमें क्या लिखना है ये डायरेक्ट पहले से मालूम होता है, हमें कहीं लिखना नहीं पड़ता, हमारे थॉट्स में आ जाता है कि नेगेटिव चार्ज का रिएक्शन लिखोगे तो प्रोडक्ट में मुझे क्या लिखना पड़ेगा? न्यूट्रल। पॉजिटिव चार्ज का रिएक्शन लिखूंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? न्यूट्रल। अच्छा हाँ, न्यूट्रल का यदि रिएक्शन लिखेंगे तब न्यूट्रल यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो प्रोडक्ट में मुझे पॉजिटिवली चार्ज लिखना पड़ेगा, और यदि न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो प्रोडक्ट में, मतलब एरो की राइट साइड में, मुझे नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को लिखना पड़ेगा। इस तरीके से चार्ज को हम यूज़ करते हैं। क्लियर है? ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूरे सिलेबस में कुछ भी नहीं होता। जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे जान जाओगे कि सबसे ज़्यादा यूज़ यही होता है। नेक्स्ट आते हैं, यदि चार्ज का एक्चुअल कंसेप्ट समझें कि प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, तो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझने पड़ते हैं।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन में दो तरीके का हेडिंग हम स्टडी करते हैं, एक लिखा हुआ है स्टैंडर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक लिखा है नॉर्मल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। स्टैंडर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कभी चेंज नहीं होता, ये हमें याद रखना पड़ता है। क्या लिखा हुआ है स्टैंडर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ स्टैंडर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू ग्रुप नंबर ऑफ द एटम इन द पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल तो बहुत बड़ा है, क्या हमें सारे एटम के ग्रुप नंबर याद करना पड़ेगा? नहीं, हमें केवल हमारे सिलेबस में 5 एटम हैं, हमें इनका याद होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर क्या है? 1। तो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1। क्या करेंगे, इन नंबर ऑफ स्टैंडर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन का भी जान जाएंगे, लेकिन ये याद करना पड़ेगा। कार्बन का होता है 4, और ध्यान से देखो अब लाइन से है 4 5 6 7। नाइट्रोजन का स्टैंडर्ड वैल्यू है 5 जो हमेशा याद रखना, ऑक्सीजन का है 6, हेलोजन का है 7। स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रखा जाता है। अब याद करने से फ़ायदा क्या होगा, हमें कैसे यूज़ करना पड़ेगा, तो हमें ज़रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन सीखना पड़ेगा पहले। स्टैंडर्ड बात अलग है और ये एक्सपेरिमेंटल बात अलग है, ये अलग अलग स्ट्रक्चर में बदलेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नियर द एटम इन एनी स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है ना, कहने का मतलब यदि मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पर देखो, यदि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेसिक सा कंसेप्ट बोल रहे हैं, तो एक बॉन्ड में हम 2 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, तो हम डिफरेंट कलर यूज़ कर लेते हैं। चलो हमने ये बना लिया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। अब ज़रा ध्यान से देखें तो नज़दीक वाला और दूर वाला यदि देखेंगे तो हाइड्रोजन के नज़दीक कौन सा है? ये रेड वाला है, ये नज़दीक है। तो जब मैं इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछूंगा तो तुम बोलना 1। हाँ, यदि हाइड्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स बोलूंगा तो नज़दीक का और दूर का मिला के मैं कितना बोलूंगा? 2। ध्यान से सुन रहे हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे है 1, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन पे कितना है? 2। सेम फॉर फ्लोरीन। यदि फ्लोरीन के पास मैं पूछूंगा कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है तो नज़दीक का और दूर का मिला के कितना हो जाएगा? 8। लेकिन यदि मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछूंगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल नज़दीक वाला बताना, और कितना बोलोगे आप? 7। अब मन में आ रहा होगा कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करके करेंगे क्या। तो जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करते हैं, और जब 2 वैल्यूज़ कंपेयर होंगी तब कितने ऑब्जर्वेशन आ सकते हैं? 3। ऑब्जर्व्ड वैल्यू या तो स्टैंडर्ड वैल्यू के बराबर होगी, या तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू से कम होगी, या तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है स्टैंडर्ड वैल्यू से ज़्यादा होगी। तो 3 ऑब्जर्वेशन हमने लिखे। पहला ऑब्जर्वेशन क्या लिखा हुआ है? व्हेन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और स्टैंडर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये वैल्यू बराबर है तब एटम ऑलवेज रिमेन्स न्यूट्रल। कि यदि मुझे पता करना है कि कोई एटम न्यूट्रल रहेगा कि चार्ज रहेगा तो मुझे ये तरीका यूज़ करना पड़ेगा। मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने, स्टैंडर्ड के बराबर आया, मतलब हाइड्रोजन पे आया 1, कार्बन पे आया 4, नाइट्रोजन पे 5, ऑक्सीजन पे 6 और हेलोजन पे 7 आया, तो वो एटम न्यूट्रल रहेगा हमेशा। हम रिवर्स भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस में, कि यदि मुझे किसी स्ट्रक्चर में कोई एटम न्यूट्रल दिख रहा है, इसका मतलब उसके नज़दीक में मुझे कितने इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे? उतने इलेक्ट्रॉन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टैंडर्ड वैल्यू के बराबर हो जाएं। और इसी तरीके से लोन पेयर पता करेंगे हम, सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी वो। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा हुआ है? व्हेन एटम कंटेन्स 1 लेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन देन स्टैंडर्ड वैल्यू। कार्बन पे रहे 3, ठीक है ना, नाइट्रोजन पे रहे 4, ऑक्सीजन पे 5, हेलोजन पे 6 रहे, तब एक कम रहे स्टैंडर्ड वैल्यू से तब, देन एटम मस्ट कंटेन 1 पॉजिटिव चार्ज। तो हमें एटम पे 1 पॉजिटिव चार्ज लगाना पड़ेगा। ये मैकेनिज्म लिखने का तरीका। रिवर्स बोल के देखें कि यदि कोई एटम पॉजिटिवली चार्ज मुझे दिख रहा है तो मैं उसकी सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स लिखूंगा? उतने इलेक्ट्रॉन जितने लिखने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड वैल्यू से एक कम रहे। सेम फॉर नेगेटिव चार्ज, देखो क्या लिखा है? व्हेन एटम कंटेन्स 1 मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देन स्टैंडर्ड वैल्यू देन एटम मस्ट कंटेन 1 नेगेटिव चार्ज। स्टैंडर्ड से एक ज़्यादा का मतलब कार्बन पर आए 5, नाइट्रोजन पे आए 6, ऑक्सीजन पे आए 7 और हेलोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए? 8। तो हमें नेगेटिव चार्ज लगाना पड़ेगा। रिवर्स बोल कर देखते हैं कि यदि किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स लिखने पड़ेंगे? उतने जितने लिखने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड वैल्यू से एक ज़्यादा रहे। तो यूज़ करके बताएंगे अभी, रुको। जैसे मैं यहाँ देखूँ, अब यदि मैंने कार्बन ऐसा लिखा और मुझे डाउट है कि इस पर प्लस या माइनस चार्ज आना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? मैं एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसा लिख लूँ। अब कार्बन के नज़दीक देखो कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 4। इसका मतलब स्टैंडर्ड के बराबर, और यदि स्टैंडर्ड के बराबर है मतलब इस कार्बन पे ना प्लस आएगा ना माइनस आएगा, ये न्यूट्रल रहेगा। तो हमारा डाउट क्लियर कि हम जो स्ट्रक्चर लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं कि नहीं। जैसे सेकंड वाले स्ट्रक्चर में देखो, अब मुझे डाउट है कि कार्बन का वैलेंसी है 4। अब यहाँ पे कार्बन के पास 2 ही बॉन्ड हैं तो इस पर शायद प्लस चार्ज या नेगेटिव चार्ज कुछ लगाना चाहिए।
तो मैं कैसे चेक करूँगा? मैं सबसे पहले एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन लिख लूँ और 2 इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करूँ। तो कार्बन के नज़दीक कितना दिख रहा है? 4। इसका मतलब चार्ज बॉन्ड से रिलेटेड नहीं है, चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नंबर ऑफ बॉन्ड देखकर हम कभी भी चार्ज प्रेडिक्ट नहीं करते, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कार्बन के पास बॉन्ड 2 ही हैं, लेकिन ये न्यूट्रल रहेगा। क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड वैल्यू के बराबर है। नेक्स्ट पर देखते हैं, इस वाले कार्बन पर यदि मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखने कितने होंगे, तो प्लस चार्ज का मीनिंग क्या है? थ्योरेटिकल पॉइंट है। प्लस चार्ज का मतलब है कि स्टैंडर्ड वैल्यू से 1 इलेक्ट्रॉन कम लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले कितने हैं वो तो लिख ही लूँ। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैं केवल नज़दीक वाले लिख रहा हूँ, चाहो तो आप दूर वाले लिख सकते हो। और इलेक्ट्रॉन लिखना है क्या? लोन पे लिख दूँ क्या? तो अभी कितने हो रहे हैं? 3। होना कितना चाहिए? स्टैंडर्ड से 1 कम। 4 में से 1 कम करो तो कितना बचेगा? 3। मतलब नहीं, बस इतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे। लास्ट वाले में देखें, नेगेटिव चार्ज का मतलब सबसे पहले मैं बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स तो लिख ही दूँ, ये तो सबसे आसान सा काम है। अब और इलेक्ट्रॉन है कि केवल इतने इलेक्ट्रॉन है पता करना है, तो नेगेटिव चार्ज का मीनिंग रिकॉल करो। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि स्टैंडर्ड वैल्यू से 1 ज़्यादा लिखो। तो कार्बन का स्टैंडर्ड वैल्यू है 4, 1 ज़्यादा का मतलब 4 + 1 5 लिखना पड़ेगा। तो अभी तो 3 हो रहा है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा ये, ठीक है ना। मैं चाहूँ तो ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव पे भी लिख सकता हूँ, ऊपर भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि नेगेटिव चार्ज है तो कार्बन पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ज़्यादा मतलब 5 आना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी हम यूज़ करके बताएंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमें ध्यान रखना है दैट इज़ ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब है आउटर मोस्ट सेल। वैसे ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड टर्म है, लेकिन आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की यदि बात करें जो हमारे सिलेबस में मेन है, उनके आउटर मोस्ट सेल का कैपेसिटी इज मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो ऑक्टेट से रिलेटेड हमें सिलेबस में क्या करना पड़ेगा? हमें ऑक्टेट में टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने पड़ते हैं। और टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर क्या करेंगे? बात करेंगे। पहले करते कैसे हैं देखो, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना हो तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्लस ऑड इलेक्ट्रॉन यदि लिखा हुआ है तो वो ऐड कर देते हैं, हमें मालूम चल जाता है। अच्छा एक बात, इलेक्ट्रॉन पेयर से टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा? तो मुझे इसको इलेक्ट्रॉन पेयर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा ना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन देखना तो 2 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो नेक्स्ट लाइन में मैंने यही किया। भाई इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पे होता है? या तो बॉन्ड पेयर होगा या तो लोन पेयर रहेगा। तो टोटल पेयर काउंट कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करो और ऑड इलेक्ट्रॉन यदि एक्स्ट्रा है तो ऐड कर दो। अब जब मैं ये वैल्यू निकालूंगा तब 2 ऑब्जर्वेशन, 2 बातें होंगी। या तो ये वैल्यू टोटल 8 आएगा या तो 8 से कम आएगा। 8 से ज़्यादा अपने सिलेबस में नहीं आ सकता, क्योंकि अपने सिलेबस में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन स्टडी कर रहे हैं। हायर मेंबर में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिनमें डी ऑर्बिटल होता है। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में तो मैक्सिमम 8 ही जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता। तो ये वैल्यू या तो 8 आएगी या तो 8 से कम। यदि ये वैल्यू टोटल 8 आई तो हम बोलेंगे ऑक्टेट इज कंप्लीट। और ऑक्टेट का कंप्लीट होने का मतलब एटम इज स्टेबल। और यदि 8 से कम आया तो हमें बोलना पड़ेगा कि ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। और यदि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? एटम इज अनस्टेबल। और अनस्टेबल रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके अनस्टेबल क्या करेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला क्या करेगा? श्योरली विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट। और कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ठीक। अब आप सोच रहे होगे कि हमने चार्ज और ऑक्टेट स्टार्टिंग में क्यों पढ़ा? क्योंकि हमें हमारे सिलेबस में स्टेबिलिटी स्टडी करनी होती है, क्योंकि रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। जो अनस्टेबल रहेगा वो रिएक्टिव ज़्यादा रहेगा, जो स्टेबल रहेगा वो कम रिएक्टिव रहेगा। और स्टेबिलिटी देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ बोथ चार्ज एंड ऑक्टेट। किसी एक से डिसाइड नहीं करते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है कि एटम इज स्टेबल और अनस्टेबल। तो स्टेबल अनस्टेबल कैसे पता करेंगे? स्टेबल होने का एक ही ऑप्शन है कि एटम पे चार्ज ना रहे, मतलब वो न्यूट्रल रहे और ऑक्टेट कंप्लीट रहे, ठीक है ना। अनस्टेबल होने के बहुत सारे कॉम्बिनेशन, कितने? चार्ज रहे लेकिन कंप्लीट ऑक्टेट रहे तो भी अनस्टेबल, नॉट ड्यू टू ऑक्टेट, ड्यू टू चार्ज। यदि मैं केवल ऑक्टेट देखकर डिसाइड करूंगा तो मैं तो स्टेबल बोल दूंगा ना, जबकि वो अनस्टेबल है ड्यू टू चार्ज। सेकेंड वेराइटी कि चार्ज ना हो मतलब न्यूट्रल हो लेकिन इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, तो भी मुझे अनस्टेबल बोलना पड़ेगा ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जबकि चार्ज यदि देखूंगा तो चार्ज तो मुझे दिखेगा नहीं क्योंकि वो न्यूट्रल है, तो हो सकता है मुझे लगे कि वो स्टेबल है जबकि वो होगा अनस्टेबल। थर्ड अनस्टेबल होने का वैरायटी है
कि चार्ज भी रहे और इनकम्प्लीट भी ऑक्टेट रहे, तो वो क्या रहेगा, वो अनस्टेबल रहेगा। तो किसी भी स्ट्रक्चर में इस तरीके से हम अनस्टेबल एटम ढूंढ लेते हैं, क्योंकि जो अनस्टेबल एटम होगा वही रिएक्ट करेगा, वही मैकेनिज्म को स्टार्ट करता है। क्लियर है? अब किस तरीके से देखेंगे, हमारे सिलेबस में कितने टाइप के एटम मिलते हैं, तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन डोमेन। इलेक्ट्रॉन डोमेन मतलब किसी एटम के सराउंडिंग में कितने तरीके से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो सकते हैं, मैं वो पूरे सिलेबस के स्ट्रक्चर कवर करूंगा ध्यान से। सबसे पहले ये देखो क्या लिखा हुआ है, कार्बन विथ स्टैंडर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबसे पहला काम, हर बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन लिखूं, तो मैंने हर बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन लिख लिए। तो ये न्यूट्रल है, कंफर्म न्यूट्रल है। आप सारे स्ट्रक्चर में लिख सकते हो, मैं जितने स्ट्रक्चर पॉसिबल उतने में तो लिख ही दूँ। ये देखो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, मतलब चार्ज नहीं आएगा। ये नज़दीक वाले हो गए। अब दूर वाले यदि देखें तो बॉन्ड पेयर, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, आप बाकी के सारे स्ट्रक्चर में लिखोगे। अब हमें कितनी बातें देखनी है, सबसे पहली बात कि यहाँ पर चार्ज होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे चार्ज नहीं होगा। रीज़न मालूम होना चाहिए, इसलिए नहीं कि मुझे दिख नहीं रहा। चार्ज इसलिए नहीं है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड वैल्यू के बराबर दिख रहा है। फिर इसके बारे में ऑक्टेट के बारे में बात करें, 4 बॉन्ड पेयर, 4 × 2 = 8। इसका मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ऑक्टेट इज कंप्लीट, कंप्लीट ऑक्टेट लिखना पड़ेगा। तो फिर स्टेबल हुआ और अनस्टेबल, तो ये स्टेबल हुआ। ठीक है ना, ये स्टेबल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं, जरा देखो जरा चार्ज है क्या, नहीं चार्ज तो नहीं दिख रहा। एक बार कंफर्म कर लो कि वाकई चार्ज होगा कि नहीं होगा, तो ये अभी स्ट्रक्चर बताया भी था, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड के बराबर है। अच्छा ऑक्टेट के बारे में देखते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट। तो जरा देखें, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मैंने लिख दिया। अब टोटल पेयर कितना है, टोटल पेयर है 2, मतलब 4 ये हो गए और 2 ये लिखा हुआ है, मतलब कितना आ रहा है 6। इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट लिखना पड़ेगा। तो मुझे बताओ स्टेबल और अनस्टेबल, तो ये कहलाएगा अनस्टेबल। अब यदि ये अनस्टेबल है तो ज़रा सोच कर देखो, ये रिएक्ट करेगा। तो यदि मुझे बेसिक्स क्लियर हैं, बेसिक्स आते हैं, तो मुझे मालूम है कैसे रिएक्ट करेगा। अनस्टेबल है ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या करेगा, श्योरली विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट। अच्छा प्रोडक्ट में क्या लिखोगे, तो पहले क्या है न्यूट्रल, और चार्ज स्केल में क्या बोला था, न्यूट्रल। यदि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो कैसा बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। तो हम स्टार्टिंग से लेके लास्ट प्रोडक्ट तक पूरा रिएक्शन बोल पा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है इन बेसिक इन्फॉर्मेशंस का कि हम सारी की सारी चीज़ें बोलना सीख जाएंगे, धीरे धीरे हमें लिखना भी आ जाएगा। ठीक है ना, हालांकि आगे चल के इसको कार्बीन बोलेंगे, कार्बीन की रिएक्शंस में यही तो करना पड़ता है हमें। नेक्स्ट बॉक्स पे आते हैं। सबसे पहले मैं एक बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन लिखूं, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ही आ रहे हैं, दोनों में लिख के देख सकते हो। इसका मतलब चार्ज तो इसमें नहीं रहेगा। ये अलग बात है कि इसको आगे चल के हम फ्री रेडिकल बोलेंगे, अभी हमें उस बात पे ध्यान नहीं दे रहा। अब ऑक्टेट में देखें तो 3 तो पेयर हैं, बॉन्ड पेयर, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक और लिखा हुआ है, मतलब टोटल 7। इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट मुझे लिखना पड़ेगा। तो ये स्टेबल है क्या अनस्टेबल, या अनस्टेबल है। और क्या करेगा, श्योरली विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन, तो बोल पा रहे हो 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर आएँ तो यहाँ पर सबसे पहले कंफर्म कर लें कि पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि ठीक है यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 3, एक कम आ रहा है इसलिए। तो यहाँ पर चार्ज है, यस यहाँ पर चार्ज दिख रहा है मुझे पॉजिटिव चार्ज। उसका रीज़न भी मालूम है कि क्यों है पॉजिटिव चार्ज। ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट इसलिए नहीं लिखा कि पॉजिटिव चार्ज है, मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है, 3 बॉन्ड पेयर मतलब 3 × 2 6, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। और ये क्या करेगा, श्योरली विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। और कैसा बन जाएगा प्रोडक्ट में, प्लस यदि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो न्यूट्रल हो जाता है, चार्ज स्केल में हमने सीखा था। तो यहाँ पर क्या लिखूँ, अनस्टेबल लिखूँ, अनस्टेबल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आए तो मुझे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, इसलिए मैंने ये तो सबसे पहले लिख दिया। अब कंफर्म कर लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज है क्यों। तो यहाँ पर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए इतने, सब में लिख लेना आप। देखो टोटल 5 आ रहे हैं। अब जरा ऑक्टेट के बारे में देखो, 3 तो बॉन्ड पेयर, 3 × 2 6 + 2 8, मतलब यहाँ पर ऑक्टेट है कंप्लीट। तो बताओ ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट दिख रहा है तो ये अनस्टेबल है। केवल ऑक्टेट नहीं देखना होता है ना, हमें चार्ज भी तो देखना पड़ेगा। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद कैसा प्रोडक्ट बनाएगा, न्यूट्रल बनाएगा, क्योंकि चार्ज स्केल बोलता है कि जब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एटम पे चलते हैं।
नेक्स्ट एटम इज नाइट्रोजन, स्टैंडर्ड वैल्यू इज 5। यहाँ पर देखें सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोन पेयर कैसे पता करते हैं देखना। अब इस वाले बॉक्स में मुझे चार्ज नहीं दिख रहा, चार्ज नहीं दिख रहा तो कितना लोन पेयर रहेगा, तो याद नहीं करते, ऑन द स्पॉट ट्राई करते हैं। मैंने हर बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन लिखे। अब 2 इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद ये नो चार्ज लिखा है, न्यूट्रल लिखा है, इसका मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड के बराबर करो। इसका मतलब अभी तो 3 हो रहे हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स और लिखो, तो मुझे अपने आप मालूम चल जाएगा कि यहाँ पर एक लोन पेयर है। टोटल इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्टेट आएगा कंप्लीट। कैसे, फॉर्मूला लगाओ, 3 बॉन्ड पेयर मतलब 3 × 2 6 और 2 ये लोन पेयर वाले मतलब 8 हो गए। स्टेबल और अनस्टेबल, ये है स्टेबल। ठीक, नेक्स्ट बॉक्स पे आते हैं। कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं, चार्ज तो नहीं दिख रहा। अब चार्ज नहीं दिख रहा तो लोन पेयर कितना है तो मुझे लिखना पड़ेगा। चार्ज नहीं है, इसका मतलब स्टैंडर्ड के बराबर करो। 5, अभी तो 3 हुए हैं, 2 और लिखो, एक लोन पेयर है। फिर ऑक्टेट के बारे में बोलो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है? बॉन्ड पेयर के 2 और 4 ये दिख रहा है 6। इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसका मतलब स्टेबल हुआ, अनस्टेबल हुआ, अनस्टेबल। क्या करेगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला? क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और कैसा बन जाएगा? न्यूट्रल यदि गेन करता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है। आगे चल के इसको नाइट्रीन बोलना पड़ेगा मुझे। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये वाला बॉक्स, ज़रा ध्यान से देखना। चार्ज दिख रहा है? यस, पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज क्यों है? क्योंकि जब मैं इलेक्ट्रॉन्स लिखूंगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो स्टैंडर्ड से 1 कम आ रहा है ना, इसलिए पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्टेट देखो जरा, टोटल बॉन्ड पेयर कितने? 4 × 2 = 8। इसका मतलब ऑक्टेट इज कंप्लीट। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये। देखो, प्लस चार्ज का मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं होता। मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट डायरेक्ट प्लस चार्ज देखकर मत बोलना, क्योंकि देखो प्लस चार्ज के बाद भी कंप्लीट ऑक्टेट लिखा हुआ है। ठीक है, चार्ज का टोटल इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं होता। चार्ज का लेना देना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो स्टेबल है कि अनस्टेबल है? तो ये अनस्टेबल, नॉट ड्यू टू ऑक्टेट, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और ऐसे एक्सेप्ट करेगा कि न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ये। ठीक है ना, कि प्लस चार्ज का मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट डायरेक्ट मत बोल देना। नेक्स्ट पे चलें। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, मुझे दिख रहा है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और यदि पॉजिटिव चार्ज है तो मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखूँ, कितना आएगा? 5 में से 1 माइनस करो, 4 आएगा। तो अभी तो 2 ही दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा 1 लोन पेयर। अब यदि ऑक्टेट देखूंगा तो ऑक्टेट कितना? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब बहुत ध्यान से देखो, दोनों साइड बाई साइड लिखे हुए हैं, ये वाला और ये वाला। देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन पे प्लस है तो कंप्लीट ऑक्टेट है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे प्लस है तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो जरा अपने आप को आंसर करो कि नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज दिखेगा तो क्या आंसर करोगे? ऑक्टेट इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट? नेवर आंसर डायरेक्टली। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पे प्लस में क्या बोलोगे? कंप्लीट बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा, इनकम्प्लीट बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा। हमें ऑन द स्पॉट ट्राई करना पड़ता है ये अनस्टेबल। अनस्टेबल ड्यू टू बोथ। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और कैसा हो जाएगा? प्लस यदि गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा तो न्यूट्रल हो जाता है। लास्ट में देखें, यहाँ पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू +1। ओके, स्टैंडर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये 2 नेगेटिव के यहाँ हो गए, अभी तो 4 ही हुए, मतलब 5 + 1 6 करने ऐसा आएगा। और ऑक्टेट देखोगे तो ऑक्टेट कैसा आएगा? कंप्लीट। फॉर्मूला लगाओ। और स्टेबल और अनस्टेबल? अनस्टेबल। अनस्टेबल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। डोनेट करने के बाद प्रोडक्ट में कैसा बनेगा? न्यूट्रल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा न्यूट्रल हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। स्टैंडर्ड वैल्यू कितना है? 6। ध्यान से, अब यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में देखो चार्ज नहीं दिख रहा। ओके, तो स्टैंडर्ड वैल्यू के बराबर लिखो, 2 3 4 5 6, मतलब 2 लोन पेयर है। और ऑक्टेट इज कंप्लीट। अब ऑक्टेट कंप्लीट में डायरेक्ट देखकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं फॉर्मूला यूज़ करके बोल रहा हूँ, स्टेबल और अनस्टेबल, स्टेबल। नेक्स्ट में देखो, यहाँ पर देखोगे तो चार्ज नहीं दिख रहा। ओके, अब चार्ज नहीं है तो पहले इलेक्ट्रॉन पता करो। डायरेक्ट ऑक्टेट ट्राई करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन तो लिखे हुए नहीं दिख रहे ना, कैसे पता करेंगे? नो चार्ज का मतलब स्टैंडर्ड के बराबर। ये 2 हुआ, कितना लिखना है? 6। तो 3 4 5 6 लिखा मैंने। अब स्टैंडर्ड के बराबर हुआ, न्यूट्रल का मतलब ये। और ऑक्टेट देखोगे तो क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो स्टेबल और अनस्टेबल? अनस्टेबल ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितना? 1 टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ठीक है ना, नेक्स्ट वाले पे आओ। यहाँ पे क्या दिख रहा है? पॉजिटिव चार्ज। तो क्या पॉजिटिव चार्ज में डायरेक्ट बोल दूँ ऑक्टेट के बारे में? नहीं,
मैंने मना किया है कि पॉजिटिव चार्ज देख के डायरेक्ट ऑक्टेट पे कमेंट नहीं करना। प्लस चार्ज का मतलब स्टैंडर्ड से एक कम, मतलब 6 - 1 5 होना चाहिए। 3 मतलब एक लोन पेयर और लिखो यहाँ, अब हुआ 5। अब ऑक्टेट देखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्टेट आया यहाँ पे। स्टेबल और अनस्टेबल, अनस्टेबल ड्यू टू चार्ज, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और न्यूट्रल हो जाएगा। बाकी की स्ट्रक्चर में मैंने लोन पेयर नहीं लिखा, सिमिलर ऑब्जर्वेशन आप लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट बॉक्स में आओ, नेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, यस। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन लिखो 5, 1 2 3 4 5। अब देखो ऑक्टेट के बारे में, तो ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। तो क्या इस बात पे तुम्हारा ध्यान जा रहा है कि ऑक्सीजन पे इधर प्लस लिखा था तो कंप्लीट ऑक्टेट लिखा, जबकि यहाँ प्लस लिखा है तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट लिखा है। तो ध्यान जाना चाहिए इस बात पे। स्टेबल और अनस्टेबल, अनस्टेबल ड्यू टू बोथ, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब 6 + 1 7 लिखो, 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्टेट इज कंप्लीट, ऑक्टेट इज कंप्लीट ऑक्टेट। नेगेटिव में भले डायरेक्ट बोलना सीख जाओ कि ऑक्टेट कंप्लीट है तो अनस्टेबल ड्यू टू चार्ज, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो न्यूट्रल हो जाता है। लास्ट इंपॉर्टेंट आइटम हमारे सिलेबस का हैलोजन, स्टैंडर्ड वैल्यू कितना, 7। अब फर्स्ट वाले बॉक्स पे आओ, यहाँ पे चार्ज नहीं दिख रहा है, मतलब टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, 1 2 3 4 5 6 7। अब ऑक्टेट देखोगे तो ऑक्टेट आएगा कंप्लीट। देखो टोटल इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस है। नज़दीक वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल देखना होता है, नज़दीक और दूर मिला के देखते हैं, तो कंप्लीट ऑक्टेट हुआ ये। स्टेबल और अनस्टेबल, स्टेबल। नेक्स्ट बॉक्स में आए तो मुझे चूंकि यहाँ पे चार्ज नहीं दिख रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉन 7 लिखने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 3 लोन पे मैंने लिख दिया। फिर ऑक्टेट देखूंगा तो ऑक्टेट मुझे दिख रहा है, काउंट करो 7 आ रहे हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और स्टेबल और अनस्टेबल, अनस्टेबल। यहाँ पर आओ, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू से कम लिखो, 7 - 1 कितना हुआ, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसा लिखा। ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, काउंट करो 6 आ रहा है टोटल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। स्टेबल और अनस्टेबल, अनस्टेबल। अपने आप को ये क्वेश्चन करना, अनस्टेबल ड्यू टू बोथ, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, प्रोडक्ट में क्या बनेगा, प्लस जब एक्सेप्ट करता है तो न्यूट्रल हो जाता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब स्टैंडर्ड से कम लिखना, तो 6 लिखना है, तो कितना हुआ, 2 हुआ, 3 4 हुआ, और लिखना है, यस, अब हुआ कंप्लीट। तो ऑक्टेट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो इस बार, ऑक्टेट इज कंप्लीट। तो प्लस चार्ज में आपने कंप्लीट ऑक्टेट भी देखा है और इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी देख लिया है। ये अनस्टेबल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, न्यूट्रल हो जाएगा। लास्ट में देखो यहाँ पर दिख रहा है मुझे नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज का मतलब स्टैंडर्ड से एक ज़्यादा लिखो, कितना है स्टैंडर्ड 7, तो मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 8 लिखा मैंने। ऑक्टेट इज कंप्लीट, कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक। और ये स्टेबल और अनस्टेबल, अनस्टेबल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद कैसा बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा, क्योंकि चार्ज स्केल बोलता है कि नेगेटिव चार्ज जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो न्यूट्रल हो जाता है। तो क्या आपका ध्यान जा रहा है कि हमने अभी जीओसी स्टार्ट भी नहीं किया, लेकिन मैं पूरे सिलेबस की रिएक्शंस स्ट्रक्चर के बेसिस पे बोल पा रहा हूँ। हमें स्ट्रक्चर पहचान में आना चाहिए कि स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है डेफिशिएंट, ये मैकेनिज्म में क्या करता है, और यदि वैसा करेगा तो प्रोडक्ट में किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा वीडियो है जो हमें बार बार देखना चाहिए, क्योंकि हमें कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग रखता है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू।